हमारा आज का विषय है जॉर्ज पंचम की नाक और ये कृतिका भाग 2 का द्वितीय पाठ है, दूसरा चैप्टर है। और हम जो है पूर्व पुस्तक में हैं और उसके दूसरे चैप्टर में श्री कमलेश्वर जी द्वारा रचित ये पाठ है। ये कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक पर। जॉर्ज कौन थे? हम सबको पता है कि अंग्रेज़ अधिकारी थे उस समय, जिस समय अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पर था। तो उसी समय एक इंडिया गेट के सामने जब भारत देश आज़ाद हुआ तो जॉर्ज पंचम आदि बहुत सारे देश में विभिन्न अंग्रेज़ अधिकारियों के स्मृति चिन्ह लगाए गए थे। तो उस समय इंडिया गेट के सामने एक जॉर्ज पंचम की लाट भी लगाई गई थी। लाट का अर्थ होता है छाती तक की जो तस्वीर होती है पत्थर की, वो लगाई गई थी। तो उसी के पीछे एक कहानी है। और यहाँ पर हमारे देश में इंग्लैंड की रानी हैं, रानी एलिजाबेथ द्वितीय, वो भारत में आने वाली थी। तो जो हमारे नेता लोग थे वो अंग्रेज अधिकारी या जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय है उसके सम्मान में क्या क्या तैयारियां की उन्होंने। और उसके बाद जो जॉर्ज पंचम की लाट थी उसकी नाक जो है वो गायब हो गई थी, यानी किसी ने काट दी थी। उस लाट की नाक तोड़ दी गई थी और उसी को लगाने के लिए जो बदहवासी वहाँ पर थी वो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से कमलेश्वर जी ने दिखाया है कि हमारे नेता जो है दूसरे देश के लोग जो यहाँ मेहमान हैं, अतिथिगण हैं, उनके स्वागत के लिए क्या नहीं कर सकते, यानी हमारे देश के लोगों की जिंदा नाक तक काट सकते हैं। वैसे नाक जो है मान सम्मान का भी द्योतक होता है कि हमारा जो सम्मान है वो किससे होता है? नाक से होता है कि किसकी कितनी नाक ऊंची है, कहने का मतलब सम्मान कितना ज़्यादा है। वो भी इस पाठ के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार जो है जॉर्ज पंचम की नाक से ज़्यादा सम्मान भारत में शहीद होने वाले नेताओं और बच्चों का है। तो वो भी इस पाठ के माध्यम से दर्शाया गया। इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहली बात तो है कि ये एक कहानी है जॉर्ज पंचम की लाट के नाक की, यानी एक तस्वीर के नाक की कहानी है जो किसी के द्वारा जो है वो काट दी गई, ये नहीं पता चला। और यहाँ सरकार के द्वारा पूरा प्रबंध भी किया गया था, वो पाठ के अंदर आ जाएगा। तो हम इसको समझाना शुरू करते हैं आपको कि क्या है क्या नहीं है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी, पति के साथ आने वाली थी हिंदुस्तान। इसमें एक शब्द में जो है वो गायब है। तो अपने पति के साथ जो है वो कहाँ आने वाली थी? भारत आने वाली थी। अखबारों में उसकी चर्चा हो रही थी कि रानी एलिजाबेथ आने वाली है भारत। रोज़ लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी, इंग्लैंड में आ ही रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियाँ हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था, यानी इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ जो भारत का दौरा करने वाली थी या पाकिस्तान का या नेपाल का, 3 देशों का दौरा करने आने वाली थी। तो उसके लिए इंग्लैंड में क्या क्या तैयारियां हो रही थी वो बताया है कि सबसे बड़ी तैयारी तो क्या थी? दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, अर्थात कौन से देश में कौन सी ड्रेस पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी है वो, तो उनके पहले ही इस महाद्वीप का दौरा, तूफानी दौरा करने वाला था। अर्थात किसी भी नेता के आने से पहले, बड़े नेता के आने से पहले या बड़ा कोई अधिकारी दूसरे देश का आता है तो उससे पहले उसके जो जासूस होते हैं वो उसका दौरा कर लेते हैं, कहीं हमारे नेता या अधिकारी को किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है। तो इसलिए आखिर कोई मजाक तो था नहीं, ज़माना चूँकि नया था, अभी नया नया बदलाव हुआ था ज़माने में। फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। अर्थात फ़ोटोग्राफ़र तैयार हो रहे थे क्योंकि कोई भी नेता या कोई भी बड़ा अधिकारी आजकल कहीं जाता है तो उसके साथ फ़ोटोग्राफ़रों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पूरी की पूरी वो चली जाती है, तो तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कर्तनें, यानी जो टुकड़े हैं अखबारों के, इंग्लैंड के अखबारों में जो कट्स है वो काट के हिंदुस्तान अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। क्या खबर छिप के आ रही है? कर्तने जो काट के जो खबरें हमारे अखबारों में है कि रानी ने एक नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है और कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। 400 पाउंड जो है रुपये से महंगा होता है,
तो 400 पाउंड का खर्च उस समय आजकल लाखों रुपयों के बराबर है, तो ये उस सूट पर आया है। ये था। सबसे पहले बात यह है कि दर्जी की परेशानी का कारण क्या था। यदि प्रश्न की बात करें तो क्या बन जाता है यहाँ पर कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन सा सूट कब कैसे पहनेगी, और उसने एक गहरे नीले रंग का सूट तैयार किया था जिस पर खर्चा कितना आया है, 400 पाउंड का खर्चा आया है। ये बताया गया उस सूट पे आया गया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री छप जाती है, क्योंकि कोई भी जैसे जॉर्ज पंचम की बात है, लाट की बात है, तो वो अंग्रेज अधिकारी है, उसमें आना है। और फिर दूसरी बात है कि कोई भी, जैसे यहाँ ओबामा जी आए थे, उससे पहले बिल क्लिंटन आए थे, तो बहुत सारी कोई भी विदेशी राष्ट्रपति अधिकारी हमारे देश में आता है तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं। यहाँ मीडिया वाले भी अलग अलग, यहाँ तक कि उनके कुत्तों तक की जन्मपत्रियाँ छाप देते हैं। वो तो रानी एलिजाबेथ थी। तो प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों के, प्रिंस फिलिप उनके पति, उनके नौकरों के जो बावर्ची हैं, जो रसोइये हैं, उनके खास नामों के, यानी जो उनके खास जो धन संपत्ति के रखवाले हैं, अंगरक्षक, उनके सिपाही हैं जो उनकी रक्षा करने वाले हैं, कि पूरी की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। अर्थात उस अखबार में पूरी की पूरी जीवनियाँ छप गई थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छाप दी गई, और बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज कहाँ आ रही थी, हिंदुस्तान में। अर्थात रानी एलिजाबेथ की यात्रा से पहले जो शंख, जो ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी, वो इंग्लैंड में गूंज रही थी और उसकी आवाज़ हिंदुस्तान तक पहुंच रही थी। तो ये था क्या क्या तैयारियां चल रही थी। तो एक नीले रंग का सूट, रेशमी सूट तैयार करवाया गया, जिसका कपड़ा कहाँ से मंगवाया गया, भारत से मंगवाया गया था, जिस पर 400 पाउंड का खर्च उस सूट पर आया था। यह उसके रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री छपी थी। फिलीपींस के कारनामे जो है, प्रिंस फिलिप के कारनामे जो है वो छपे थे, और उनके नौकर, बावर्ची, खासनामे, यहाँ तक कि उनके जो कुत्ते हैं उन तक की तस्वीरें अखबारों में आई थी। तो ये सारी बातें थी। तो वही बात है कि तैयारियां इंग्लैंड में हो रही थी, उसकी जो खबर है वो हिंदुस्तान में आ रही थी। तो ये बातें थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे देश तो आज़ाद ही हुआ था और उसमें कोई ख़ास सुधार भी नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर सनसनी फैलना। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर, उस समय भारत के रुपयों में कीमत 5,000 थी, 400 पाउंड की, तो उस समय की बात की गई है। तो हवाई अड्डे पर उतरेंगी और 5,000 आज के लाखों रुपए के बराबर है। तो कहने का मतलब आज के 5,000 तो सामान्य बात है, लेकिन उस समय 5,000 बहुत बड़ी बात थी। तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, अर्थात कुछ तो तैयारियां ज़रूर होने चाहिए। जो इतना महंगा सूट पहनकर रानी एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ भारत पधारेगी, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, यानी जिसके रसोइये भी द्वितीय महायुद्ध में आदि में भाग ले चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने, अर्थात उसकी तो शान ही अलग होगी। और क्या रानी दिल्ली आ रही है, नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, यानी नई दिल्ली का मतलब नई दिल्ली के नेताओं ने दिल्ली की तरफ देखा बेखास्ता और मुँह से निकल गया, यानी अचानक उनके मुँह से निकला, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अर्थात तो वो तो भगवान अल्लाह की रहमत है कि वो हमारे घर आए, लेकिन कभी तो हम उनकी शान और शौकत देखते हैं और कभी हम अपने दिल्ली को देखते हैं। अर्थात कितना बुरा हाल है दिल्ली का। अर्थात आज तो बहुत कुछ सुधार हो गया है, लेकिन आज भी कूड़े का ढेरी है दिल्ली, कोई खास परिवर्तन नहीं है। लेकिन फिर भी यदि उस समय की बात करें तो उस समय तो बहुत बुरा हाल था। तो इसलिए कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, अर्थात नई दिल्ली में सुधार जो है वो होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, यानी ये भारतीय लोगों की परंपरा है कि जब कोई विदेशी आने वाला तो सब कुछ सुधर जाता है, सड़कें नई हो जाती हैं, चारों ओर सफ़ेदी जहाँ से गुजरने वाली है वहाँ के मकानों तक को जो है वाइट वॉश सफ़ेदी आदि कर दी जाती है। तो किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, अर्थात सड़कें बन गई रातों रात, कहने का मतलब कुछ ही दिन में, और बुढ़ापे की धूल साफ़ हो गई और दिल्ली में जो बुरा हाल था वो ठीक हो गया। इमारतों ने नाजनीनों यानी सुंदर औरतों की तरह
श्रृंगार किया, यानी अच्छे कपड़े पहना दिए गए, इमारतों का मतलब सजा दजा दी गई जो इमारतें थी बड़ी बड़ी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब क्योंकि कहानी तो इसी पर निर्भर है, जॉर्ज पंचम की नाक पर ही, तो सबसे बड़ी मुश्किल थी नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, अर्थात जो नहीं था वो भी सुधर रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, अर्थात सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, यानी नई दिल्ली में सब कुछ था, केवल जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी, यानी सम्मान नहीं था, अंग्रेज अधिकारी का सम्मान नहीं था। पहली बात तो ये, वैसे लाट की नाक की बात की गई है, तस्वीर के नाक की बात की गई है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, अर्थात इस अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए, तहलके मचे थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, अर्थात ये जो लाट बनाई गई थी इसके लिए बड़े बड़े प्रस्ताव राजनीतियों ने पास किए थे, ना ये लाट ये इंडिया गेट के सामने लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, बहुत सारी बातें थी। लाट का अर्थ होता है एक तस्वीर, आधी छाती तक की तस्वीर। चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी, विवाद भी हुए थे, अखबारों के पन्ने भी रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, यानी जॉर्ज पंचम की लाट जो है वो यहाँ पर रहने दी जाए या उसको इस देश से हटा दिया जाए, अर्थात इस देश में उसका कोई सम्मान ना हो। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, तो और ज़्यादातर लोग खामोश होते हैं, जो ना पक्ष में होते हैं ना विपक्ष में होते हैं, ना विरोध करते हैं किसी बात का, ना समर्थन करते हैं। और खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ होती है, अर्थात जिस तरफ पलड़ा भारी होता है उसी तरफ वो झुक जाते हैं। तो ये खामोश रहने वालों की ताकत ज़्यादा इसलिए बताई गई है क्योंकि वो इंतज़ार करते हैं कि कब कैसे होगा, तो यहाँ पर खामोश रहने वालों की बात यहाँ पर की गई है। यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद, यानी यह आंदोलन जब चल रहा था कि लाट लगा दी जाए या जॉर्ज पंचम की नाक इस देश में रहने दी जाए या ना दी जाए, तो उस पर जब विवाद चल रहा था तो जॉर्ज पंचम की लाट जो है वो इंडिया गेट के सामने जो लगाई गई थी उस पर हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुँच जाए, पहुँचना मुश्किल था। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, यानी ऐसी लाट जो है, ऐसी मूर्तियाँ अंग्रेज़ों की जगह जगह स्थापित की गई थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में, यानी कहने का मतलब संग्रहालयों में पहुंचा दिया गया, यानी कहीं कहीं तो उतार के अंग्रेज़ों की जो मूर्तियाँ थी वो हटा दी गई, अंग्रेज़ अधिकारियों की लोगों ने जो है तोड़ फोड़ दिया और उनको संग्रहालयों में पहुँचा दिया। कहीं कहीं तो शाही लाटों के नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाट शब्द मैंने बता ही दिया, आधी जो छाती तक की मूर्तियां होती हैं पत्थर की, वो लाट होती है जो एक पोल पे रख दी जाती हैं और जिसके ऊपर छतरी सी बना दी जाती है, वो होती है लाट। तो इसके लिए गुरिल्लाओं की तरह युद्ध जो है चला कि इस लाट को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, तो कहीं कहीं ऐसे चलता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ जिस समय अंग्रेज़ अधिकारियों की मूर्तियां इस देश में कहीं कहीं स्थापित थी, चौराहों पर वो हटा दी जाएं या नहीं हटा दी जाएं, इसके लिए जो युद्ध था, युद्ध चल रहा था जगह जगह, कहीं कहीं तो लोगों ने हटा के संग्रहालयों में भेज दिया और कहीं रह गई। तो यही उसी ज़माने की है। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे, यानी हथियार लेकर पहरेदार भी थे, तैनात भी रहे, गश्त लगती रही, यानी यहाँ पहरेदार घूमते भी रहे सैनिक, लेकिन लाट की नाक जो है वो चली गई, यानी गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि रानी आए और इंडिया गेट पर तो आएगी ही क्योंकि भारत का प्रसिद्ध स्थल है, तो कहीं दर्शनीय स्थल है, तो वहाँ पर नाक ना होगी तो ये क्या होगा, भारत की नाक कटने की बात आ जाती है। तो एकाएक परेशानी बढ़ गई, बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई, अर्थात चारों ओर बातें शुरू हो गई देश के खैर खवाहों की, यानी जो देश के ध्यान रखने वाले कि देश में क्या अच्छा क्या बुरा चल रहा है, तो जो खैर खवाह थे यानी भलाई चाहने वाले थे कि एक मीटिंग बुलाई गई यानी नेताओं की, और मसला यानी जो सवाल था
जो हकीकत थी, वास्तविकता थी, वो पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी, अगर यह लाट की पर नाक नहीं लग पाई तो हमारा सम्मान जो है विदेशों में नहीं रह जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी जो है यहाँ पर थी। अब आते हैं आगे। तो उस स्तर पर मशवरे हुए, उस स्तर पर का अर्थात नेताओं के रूप में ऊंचे लेवल पर दिमाग खरोचे गए, सबके दिमाग से सबसे बातें पूछी गई कि क्या किया जाए, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को, जो मूर्ति बनाने वाला है, उसको हुक्म दिया गया वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो, यानी आदेश दिया गया किसी प्रसिद्ध मूर्तिकार को उस समय उसको कि जल्दी से जल्दी वो दिल्ली में पहुँचे। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। मूर्तिकार की विशेषता बताई गई है कि मूर्तिकार कैसा था। वैसे तो अच्छा कलाकार था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, गरीब कलाकार था, क्योंकि उस समय तो ज़्यादातर कलाकार गरीब ही थे। आते ही उसने उकामों के चेहरे देखे, यानी उकामों का मतलब हुक्म देने वालों के, यानी नेताओं के। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास यानी होश हवास खो बैठे थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार भी की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा क्या हुआ, हमारे नेताओं के मुंह लटके हुए, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, यानी जॉर्ज पंचम के लाट की मूर्ति की नाक लगानी है। ये आवाज़ आई उनमें से किसी की। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। मूर्तिकार ने क्या सवाल किया कि मुझे पता होना चाहिए कि ये पत्थर कौन सी जाति का है और ये पत्थर कहाँ से लाया गया था, मुझे और ये मूर्ति कहाँ पर बनी थी, मुझे ये पता होना चाहिए, नाक लग जाएगी। मूर्तिकार ने जवाब दिया। बात है मूर्तिकार कैसा था। मूर्तिकार था तो अच्छा कलाकार, पर पैसे से क्या था, लाचार था। उसने क्या देखा, नेताओं को उदास देखा, उनके जो है उनको बदहवास देखा, उदास देखा। उनकी हालत देखकर कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए थे, चित्रकार की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और फिर किसी की आवाज़ सुनाई दी कि मूर्तिकार मूर्ति लगानी है, नाक लगानी है, सॉरी। तो मूर्तिकार ने कह दिया कि नाक लग जाएगी, पर मुझे पता होना चाहिए कि ये लाट की नाक जो है किस पत्थर की बनी है और ये कहाँ से बनाई गई है, तो इसको लाया कहाँ से गया है, ये सवाल जो है रखे गए। सब हुकामों ने यानी नेताओं ने एक दूसरे की तरफ ताका, देखा। एक की नज़र दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, यानी नेता एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हमें क्या पता है लाट किसने लगवाई थी किसने नहीं। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया, जैसा कि होता है कोई भी मूर्ति लगाकर कोई भी काम करके नेता लोग भूल जाते हैं, तो फिर क्लर्कों पे बात आती है और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया पुरातत्व विभाग की फाइलों के। पुरातत्व विभाग कौन सा होता है, जो पुरानी चीज़ों के सारे हिसाब रखता है कि ये चीज़ कहाँ से है, कि इसका पत्थर क्या है, या कहाँ से बनाया गया, ये कितना पुराना है, तो सारी खोज खबर रखता है पुरातत्व विभाग। प्राचीन चीज़ों के बारे में जानकारी रखने वाला विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात फाइलों को छाना गया, कुछ भी पता नहीं लगा। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, अर्थात मेरी गलती माफ़ कीजिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुके हैं, अर्थात फाइलों में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं, अर्थात इसके बारे में कोई जानकारी फाइलों में नहीं है। चित्र में दिखाया गया है जिस प्रकार नेता लोग हैं सब बैठे हुए हैं और उस पर चर्चा है कि किस प्रकार लाट की नाक जो है वो लगाई जाए। हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए, यानी हुकामों का अर्थ होता है जो हुक्म देने वाले हैं, अर्थात नेता लोग हैं। उदासी छा गई क्योंकि पता ही नहीं चला कि ये लाट किस नाक की है, ये नाक जो है या लाट जो है जो मूर्ति है वो किस पत्थर की है। तो एक खास कमेटी बनाई गई फिर, जैसा कि कमेटी बना देती है सरकार कोई भी विशेष जो है काम करवाना हो, और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है, अर्थात सारी जिम्मेदारी आपकी ही है, एक कमेटी की जिम्मेदारी दे दी गई। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया, यानी उस समस्या का हल ढूंढा और कहा कि पत्थर
की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत हुइए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, जैसा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हर चीज़ इस देश के गर्भ में यानी इस देश के पेट में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यानी यहाँ पर जो है कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर जो सभापति हैं, जो सभा के अध्यक्ष जो चुने गए थे, उसने बड़े गर्व से लोगों को जो उत्साहित करने के लिए ऐसी बातें कही कि हिंदुस्तान में क्या चीज़ है जो नहीं मिल सकती। यदि खोजे तो मेहनत करेंगे तो मिल ही जाएगी। तो इसमें खोज करने की ज़रूरत है और हमें जो है मेहनत का फल मिलेगा ही और आगे आने वाला ज़माना हमारा ही होगा, यानी खुशी होगी। यानी सब हमें खोज करने की ज़रूरत है। तो उसने एक भाषण जो है इस बात पे दे दिया। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में भी छप गया, यानी अखबारों में भी छाप दिया गया, क्योंकि नेता ने बड़ी उत्साही बड़ी बात कही थी कि हिंदुस्तान में क्या चीज़ है जो नहीं मिल सकती। हर चीज़ हिंदुस्तान में मिल सकती है। इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें अखबार में भी छप गई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों जिन राज्यों में पहाड़ थे और पत्थरों की खान थी, जो पत्थर की जहाँ जहाँ, उनके दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश यानी निराश होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी बेशर्मी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। यहाँ पर प्रश्न भी बनता है कि मूर्तिकार ने अंत में आकर नेताओं को क्या खबर दी। तो उसने कहा कि मैंने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर क्या है? विदेशी है, अर्थात अपने देश का नहीं है। उसने आकर ये खबर दे दी। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिलता? अर्थात उसने लानत, आपकी अकल बुद्धि पर लानत है कि आपकी बुद्धि पर, ये क्या बात करें आपकी बुद्धि की। तो विदेशों की सारी चीज़ें हमने अपना ली हैं, यानी उनके रहने सहने के तरीके, तौर तरीके, उनका दिल, उनका दिमाग। यहाँ जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो क्या पत्थर नहीं मिल सकता? सभापति ने जो है तैस में आकर कहा, क्रोध में आकर ये बात कही। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। अचानक उसको कुछ सूझा। चमक आना का मतलब खुशी, प्रसन्नता आई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे, यानी मीडिया वालों तक, अखबार वालों तक, न्यूज़पेपर वालों तक यह खबर नहीं पहुँचनी चाहिए। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। तो एक बात ज़रूर कहने का अभिप्राय, यहाँ कोई ऐसी बात जो छिपाने योग्य हो, देश से छिपाई जाए, तो उसने इसलिए बात कही। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चमकाने का मतलब वो भी खुश हुए। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब यानी चपरासी को हुक्म दिया गया कि सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, यानी हमारे देश के नेताओं की भी बहुत सारी मूर्तियां हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाठ पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। ये इसको दोहराने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है, जोर दिया जाता है इस बात पर, तो उतार लाया जाए। मूर्तिकार ने बड़े बेशर्मी की बात की है वैसे तो, कि हमारे देश के नेताओं की मूर्तियां भी इसमें हैं और उनकी लाठ की नाक जो है वो चेक कर ली जाए। यदि वो इस पर फिट बैठती है तो उसकी वो नाक उतार लिए जाए। अजीब बात थी। सब ने सब की तरफ देखा, आखिर कोई विरोध तो करने वाला नहीं है। सब की आंखों में एक क्षण बदहवासी के, एक पल के लिए बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगे। अर्थात होश हवास खो गए थे, फिर खुश हुए
सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, लेकिन बड़ी चालाकी से करना, पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि देश में यदि पता चल गया कि एक अंग्रेज़ अधिकारी की नाक लगाने के लिए हमारे देश के नेताओं की नाक काट दी गई है, तो ये इस देश में जो है बड़ी बात हो जाएगी। तो यही बात होगी। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकला। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था ही, नाप चुका था वो। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। बम्बई जाकर उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, वीर शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सब की नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। उसके बाद गुजरात की तरफ दौड़ा, क्योंकि इन सब की नाकें जो है बड़ी निकली। दादा भाई नौरोजी की, गोखले, तिलक, बाल गंगाधर तिलक आदि जो है, वीर शिवाजी हैं, इन सब के देशभक्तों की नाकें उसने नापी और सभी क्या है बड़ी निकली। तो महाराष्ट्र के बाद गया वो गुजरात, फिर इसके बाद गुजरात की ओर वो चला वहाँ के नाक नापने के लिए। तो उसने महात्मा, वहाँ पर गुजरात के कौन कौन थे देशभक्त, हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जी थे, सरदार पटेल जी थे, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई, मूर्तियों को परखा, वो भी नाक बड़ी निकली। और बंगाल की ओर चला। बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, राजा राम मोहन राय आदि भी को भी देखा, नाप जोक की और फिर बिहार की तरफ भागा। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया चंद्रशेखर आज़ाद। देखो इनसे ये भी पता लगता है कि कौन से देशभक्त किस राज्य से थे, ये भी है। तो ये याद करने वाली बात है कि कौन से देशभक्त किस राज्य से थे, वो भी देखना है। तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद थे, बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा। तो पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की, अर्थात अपनी जो कठिनाई थी वो नेताओं के सामने, अध्यक्ष के सामने की, कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, यानी घूम आया, भ्रमण कराया, सब मूर्तियां दिखाया, सबके नाकों के को नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक इस नाक से सब बड़ी है, यानी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से सारी नाकें क्या हैं बड़ी हैं। तो उसने सबको देख लिया, यानी सबका सम्मान जो है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से ज़्यादा था। तो ये था। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो है इसको देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर मुझे डाउनलोड भी करनी है। तो आपको ये है ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर जो है वो ध्यान रखना है कि क्या क्या बातें आई हैं। एक बार इसको अच्छी तरह से आपको समझ लेना है, सुन लेना है, ताकि क्वेश्चन आंसर जल्दी से जल्दी याद हों, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो एक दिन पहले कर देता हूँ, जैसे आज शाम को तो कल की वीडियो तो आपके पास जल्दी पहुँच जाएगी। यदि सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी पहुंचती है। तो बेल आइकन दबाने से मुझे इससे कोई लाभ या फ़ायदा, क्योंकि बहुत कम होते हैं, तो वो नहीं होता है। तो आपको बस ये देखना है कि ये आपके पास जो है, मुझे फिर लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा रखा तो तुरंत आपके पास यूट्यूब पे पहुंच जाती है। तो ये देख लेना है, बाकी फिर देखते हैं आगे। ओके।